वीसी वाला फंड नहीं करेगा, गवर्नमेंट वाले स्टार्टअप में वो वीसी वाला हाथ भी नहीं लगाएगा, बिकॉज ही अंडरस्टैंड द वेरी बिग रिस्क। इफ इज़ वेरी क्लियर दैट इम्पैक्ट मेरा इसको कमर्शियल टर्म्स में ले आएगा, फिर आप किसी भी वीसी के पास चले जाओ, कोई हर वीसी पैसा दे देगा, बिकॉज आपका इम्पैक्ट आरओआई से डायरेक्ट ले लेगा। हाँ, हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई इस भी शार्क टैंक की वजह से जो है हम बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट हुई है। मतलब क्या है कि यार ये इक्विटी क्या होता है, या फिर अगर 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे 1 करोड़ मिल रहा है तो उसको 1% इक्विटी देनी है। पहले तो शार्क टैंक की बात करते हैं। तो शार्क टैंक ने क्या किया है सर, दुनिया के सामने आपकी स्टोरी में एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया। बहुत अच्छे शब्दों में कहता हूँ, उसका फूल जैसा हाथ मेरे कांधों पर था और मैं रास्ते पर सोलो पे चलता चला गया। तो ये मिनट आप आईएम में भी बहुत बिजी रहते हैं, मैं जब भी आपके ऑफिस जाता हूँ, यू आर ऑक्यूपाइड समथिंग, ठीक है। तो पहले तो उसे शायर की बात करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हर शायर इश्का मारा हो, ज़िंदगी भी गम लाजवाब देती है। Hello everyone. Today we have with us for a new podcast CA Naveen Khandelwal. Sir is practicing chartered accountancy from I think 1997. Sir needs no introduction. We have him from a very long time with us. He's a mentor, sports enthusiast. He's very active in valuation. He's a IBBI valuer also, and he's working with a vision to क्रिएट अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट फॉर स्टार्टअप्स टुडे। आज के डेट में अगर जब हम देखते हैं कि स्टार्टअप्स जो है बहुत सारी फंड रेजिंग की तरफ जब बढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को जो है कि फेस करना पड़ता है, जो कि उनके लिए क्या वो काइंड ऑफ ग्रीक है, क्योंकि वो समझते नहीं कि वैल्यूएशन क्या है, फंडिंग के में जो है किस टर्म में फंडिंग हो रही है, कौन सा फंडिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है। तो नवीन जी हमारे साथ आज हैं। थैंक यू सो मच नवीन जी फॉर कमिंग टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। आपको किसी इंट्रोडक्शन की ऑफकोर्स ज़रूरत नहीं है। सर इज़ ऑल्सो चेयरमैन ऑफ इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन, IMA के चेयरमैन हैं सर, और करेंटली हमारी बहुत मदद करते हैं, कई सारे स्टार्टअप्स को पर्सनली हेल्प करते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फ़ीस भी नहीं लेते। तो ही इज़ वर्किंग विद अस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी जर्नी कैसी रही और आप कैसे मतलब यू आर अ CA, यू work only with finance, and how you have become a mentor to a startup कि आपने जो है mentorship शुरू कर दी। सो अमनदीप जी, मैं करीब 97 में जब CA बना था, उसके बाद हमेशा दिमाग में रहा था कि कुछ अलग किया जाए। तो शुरू में मैंने करीब 15 साल टीचिंग में रहा। टीचिंग के साथ मैं प्रैक्टिस भी करता था, दोनों का कॉम्बिनेशन था। मैं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता था, तो मैंने 2-3 चीज़ें एरिया लेके रखे था। और जब टीचिंग करता था तो मैं यंग जनरेशन के साथ टच में रहता था। तो मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे यंग बने रहना है और मुझे इस दुनिया से मिलजुल के रहना है, सो आई थॉट दैट कि क्यों ना हम यंग के साथ हमेशा जुड़े रहें। एंड द वे वाज टीचिंग, एंड देन ग्रेजुअली जब इंडिया में एक माहौल में परिवर्तन आया और मुझे रियलाइज़ हुआ 2015-16 में कि शायद अब यंग जनरेशन का जो डायरेक्शन है वो एक अलग दिशा में जा रहा है। वो दशा बहुत अच्छी होने वाली थी, ये मुझे समझ में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। एंड लकीली ऐसा माना जाता है कि जब आप कुछ सोचते हैं तो सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, ऐसा मेरा सोच है। तो उसी समय मेरे कुछ परिचित वाले लोग थे, उन्होंने कुछ एक एंजल नेटवर्क बनाने का प्रयास किया इंदौर में, और वो पहला एंजल नेटवर्क इंदौर का था। उस समय एंजल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट शायद इतना प्रचलित भी नहीं था, नोबडी वाज अवेयर ऑफ दिस एंजल नेटवर्क। So it just happened that I joined that angel network and was part of that angel network. And initially थोड़ी प्रॉब्लम आई थी उस एंजल नेटवर्क को रन करने में, बट देन ग्रेजुअली पीपल अंडरस्टूड एंड कुछ हमने फंडिंग भी की थी। बट एज नॉर्मली इट हैपेंस, बिकॉज इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थ्योरी, इट नेचुरली हैड इट्स ओन लाइफ, एंड देन वो साइड लाइन में हो गया था। बट देन आई अंडरस्टूड शायद ये स्टार्टअप की दुनिया ऐसी है जो दुनिया की रंगत बदलेगा, और मुझे दिख रहा था कि दैट हाउ स्टार्टअप्स आर इवॉल्विंग। एंड देयरफॉर मैंने कुछ एक आध और कुछ नेटवर्क ज्वाइन किए, ग्रुप ज्वाइन किए, एंड एक आध कुछ सर्टिफिकेट कोर्स किया ऑन मेंटरिंग। एंड देन इट जस्ट हैपेंड नेचुरली कि मैं बस इसमें आ गया। और एक वो होता है कि इश्क जब पहली नज़र में लगता है कि प्यार होना है, तो उस पहली नज़र में स्टार्टअप से मुझे प्यार हो गया और बस उस दुनिया में आ गया। और अभी भी ये इश्क चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ऐसा नहीं कि आशिक मतलब मैं पूरी तरह इसमें डूब चुका हूँ, जुनून में आ चुका हूँ, बट हाँ इसके साथ मेरा
महबूबा का एक रिश्ता हल्का फुल्का चलता रहता है। नहीं, वंडरफुल डेफिनेशन सर, आपने बड़ा अच्छा बताया। सर एक बेसिक सा जो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जब भी हम स्टार्टअप से बात करते हैं और स्टार्टअप कहता है कि भाई हमने सीए अभी सीएस ऐसा कुछ अपॉइंट नहीं किया, तो सर आप ये बताएं जैसे कि जो मैच्योर्ड कंपनीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, दे नीड प्रॉपर फुल टाइम अकाउंटेंट्स एंड सीएज एंड ऑल। इन द नेचर ऑफ अ स्टार्टअप, जहाँ पे स्टार्टअप में 2, 4 या 5 लोग ही साथ में काम करते हैं, 5 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, कई बार 2-3 लोग ही होते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इज द रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी? देखिए, कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसे स्टार्टअप का नाम दें या जनरल कोई भी नाम दें, आई अज्यूम दैट आई अंडरस्टैंड दैट हैविंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिज़नेस टू ग्रो। वो सही व्यक्ति कौन होना चाहिए, ये उस बिज़नेस चलाने वाले पर निर्भर करता है। बट आज के एनवायरनमेंट में जहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि जो स्टार्टअप फाउंडर है वो बड़े स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस से आता है, स्पेसिफिक गोल से आता है, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका जो ड्रीम है वो क्लियर कट होता है। व्हेन हिज डायरेक्शन इज़ वेरी क्लियर, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट टू अकम्प्लिश हिज ड्रीम देयर आर सपोर्ट सिस्टम्स जो भगवान ने बनाए हैं, जो लॉ ने बनाए हैं, कुछ नेचर ने बनाए हैं। उन सपोर्ट सिस्टम्स का उसको यूज़ करना चाहिए। उसके विदाउट देयर सपोर्ट सिस्टम वो आगे नहीं बढ़ सकता है। सो इन टर्म्स ऑफ एनी स्टार्टअप फाउंडर, आई थिंक द रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी स्टार्ट्स फ्रॉम डे ज़ीरो। मैं डे 1 भी नहीं कह रहा हूँ, डे 0 से। जिस दिन से उसका दिमाग में एक ड्रीम नर्चर होता है, एक आइडिया कंसीव होता है, उस दिन से ही आप मान के चले उसको कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल आ जाता है। तो जैसे हम समझते हैं एक नेचुरल, जिस दुनिया में जब बच्चा आता है तो इनिशियल डे से हम डॉक्टर के पास जाने लग जाते हैं। श्योर। तो राइट फ्रॉम डे 0, डे 1 से हमको समझ में आता है हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, डे 0 से समझ में आ जाना चाहिए कि हमें उस पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत रहेगी। बिकॉज द रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू कंप्लायंस। देखिए, इफ़ यू वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म गेन, दैट शॉर्ट टर्म पेन हैज़ टू बी बोर्न बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना। और वो लॉन्ग टर्म गेन शायद एक सही व्यक्ति आपके साथ में मेंटर रहेगा, तो वो आपके सपोर्ट सिस्टम को और मजबूत करेगा। आसपास के आपको यू नो हिमसेल्फ ही इम्यून्स योर सेल्फ फ्रॉम द लीगलिटी, द लीगल वर्ल्ड, एंड इंश्योर्स दैट यू आर रनिंग ऑन अ स्मूथ पाथ। मतलब आपको जो नेविगेशन होगा जीपीएस में वो एकदम स्मूथ चलेगा। तो रोल ऑफ सीए एंड कंपनी सेक्रेटरी, अगर मैं डे 0 की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, आपने सोचा कि मेरे पास एक आइडिया आया है, अब उस आइडिया को मैं ट्रेडमार्क देता हूं या कुछ मुझे उसका पेटेंट कराना हो, उस पर कुछ रिसर्च किया, आपने पेटेंट करा लिया। नॉर्मली मैंने देखा है वो पेटेंट क्या करते हैं, लोग अपने इंडिविजुअल नाम में करा देते हैं। अगर उस पर कई सही कंसल्टेंट रहता है उसके साथ, तो मेरे ख्याल से वो ये एडवाइस देगा कि आपको कभी भी इंडिविजुअल नाम में आपको पेटेंट या रिसर्च, आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराना चाहिए। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वही ट्रेडमार्क, वही पेटेंट आप कहीं ना कहीं बिजनेस में यूज़ करोगे, एंड देन ऑल लीगल इश्यूज कम अप। ठीक है। तो डे 0 में जिस दिन आइडिया आया, आपने पेटेंट रजिस्टर कराया, तो अगर कंसल्टेंट साथ में हो तो बोलेगा भाई डे 0 से ही आप उसको एक लीगल स्ट्रक्चर में बनाएं और लीगल स्ट्रक्चर में ही सब चीज़ आगे प्रोसीड करें, तो आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम नहीं आती। सो रोल ऑफ सीएस, द डे यू थिंक मुझे इस बिज़नेस में कूदना है, तो आप समझ लो उस कूदने के साथ आप उसको साथ में लेके कूदें। वंडरफुल। सर यही चीज़ जब मैं भी अर्ली स्टेज जब में था, जब आई वाज रनिंग माय स्टार्टअप इन पंजाब, और भाई तो कभी अर्ली स्टेज में हम क्या टेकीज़ हैं, हम बीटेक एमटेक के लोग हैं, हमें तो मतलब फाइनेंस तो गलती करके आता है हमें। जैसे कि बैलेंस शीट करना, जैसे आज की डेट में आप मुझे कहें कि अमन चलो बैठो 4-5 बैलेंस शीट पे काम करते हैं, हाँ ठीक है हम 10-15 मिनट में कर लेंगे, लेकिन यही काम अगर 4-5 साल पहले आप मुझे कहते तो शायद मेरे तो पसीने छूट जाते, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस है नहीं, हमारा तो बैकग्राउंड ही सारा टेक्निकल रहा। सर जब हम स्टार्टअप कोई भी आइडिएशन पे है या फिर अब कंप्लीट एक कंपनी फॉर्म कर चुका है और किसी गवर्नमेंट ग्रांट या किसी गवर्नमेंट फंडिंग की तरफ जाता है, आज की डेट में आपको पता ही है बहुत सारे गवर्नमेंट फंड्स अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट है स्टार्टअप्स को, और मतलब जिन लोगों को पता है उनके लिए फंड रेज करना, जो इनिशियल सीड अमाउंट है फ्रॉम 5 लाख टू 1 करोड़, तो बहुत ईजी है रेज करना। लेकिन सर व्हेन they raise money, so either they go through equity channel or they go through debt
प्रोबेबली ग्रांट्स हैं, बट वो छोटी मोटी ग्रांट्स होती हैं इंडिया में. सो मेरा ये एक सवाल है आपसे कि एक लेमैन लैंग्वेज में, या फिर एक जो स्टार्टअप, एक जो ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसको अभी कुछ पता ही नहीं है, बीटेक करके निकला है और वो कर रहा है, उसको हम कैसे समझाएं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, और वैल्यूएशन डे ज़ीरो पे क्यों ज़रूरी है? ये ज़रा इस पे ज़रा थोड़ा वो अमनदीप जी, देखिए, वैल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, अगर हम पूरे उस स्टार्टअप की एक पिक्चर की बात करें, उस पिक्चर में बहुत सारे रोल आते हैं. हर व्यक्ति का एक रोल. अगर वो हीरो है तो उसको सपोर्ट में बहुत सारे लोग चाहिए. अब उसकी जब कहानी लिखी जाती है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो स्क्रिप्ट में वैल्यूअर का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक विलन का होगा, जितना एक हीरोइन का रहेगा, जितना उसमें दोस्त का रोल रहेगा. फिर का हम उस नज़र से देखें तो वैल्यूअर इज़ अ सपोर्ट सिस्टम, जो उसको उस बिज़नेस की कीमत को एक टेंजिबल में पुटअप करता है, टेंजिबल वे में पुटअप करता है. लेट्स से अगर हमने बोला कि आज उसके दिमाग में एक आइडिया है, अब उस आइडिया की कितनी कीमत होगी, कैसे कीमत निकाली जाएगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सामने वाला किस बात पे कन्विंस होगा, ये सब चीज़ को पेपर पे लाने के लिए वैल्यूअर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है. तो आज की टर्म्स में प्रैक्टिकल वे में देखें तो बहुत सारी चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड होती है, बट बिकॉज दिस इकोसिस्टम इज़ इवॉल्विंग, तो ये इकोसिस्टम जब इवॉल्व हो जाएगा तो मेरे ख्याल से पहले वैल्यूअर का रोल आएगा, फिर बाद में डील मेकिंग का रोल आएगा. अभी डील मेकिंग और वैल्यूअर दोनों साथ साथ चलते हैं, बट अब ये चीज़ में परिवर्तन आएगा. सो वैल्यूअर का अगर हम रोल देखें तो सर, तो वैल्यूअर इज़ देयर टू एक बिजनेस जब चलता है, सो उसकी वैल्यूशन कुड बी एनी गेस वर्क, बट व्हेन अ वैल्यूअर कम्स इन, इट प्रोवाइड्स हिम अ फ्रेमवर्क, है ना. तो जब फ्रेमवर्क आ जाता है, द पीपल हु आर इन्वेस्टिंग इन दैट, दे गेन मोर कॉन्फिडेंस, एक थ्रस्ट मिलता है उसके एक आइडिया को. सो वैल्यूएशन ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ पुश इन दी होल मॉडल ऑफ द स्टार्टअप फाउंडर. तो मेरा ऐसा मानना है कि जब वैल्यूअर का रोल होता है स्टार्टअप फाउंडर के लिए, अगर समझाना हो तो आइडिया इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, इज़ ऑल अबाउट डिसरप्शन, इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. नाउ इफ़ यू वांट टू बिल्ड अप दैट आइडिया, उसके लिए आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी. अब फंड्स जब लेने जाते हैं तो एज यू सेड देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ फंड. तो सामने वाला आपको कितने पैसे देगा ये कौन तय करेगा? Somebody has to decide that what should be the amount given by the investor to that particular startup founder. या तो स्टार्टअप फाउंडर डिसाइड करे, या तो पैसे देने वाला डिसाइड करे. अब इस दिनों के बीच में जो ब्रिज होगा, वो ब्रिज को गैप करने के लिए वैल्यूअर का रोल आता है. स्टार्टअप फाउंडर कह सकता है कि एक्स, इन्वेस्टर बोल सकता है वाई, और उस एक्स एंड वाई के बीच में तालमेल बिठाने का काम एक वैल्यूअर का काम हो सकता है. सो वेयर ही वुड जस्टिफाई थ्रू हिज ओन वेज एंड मीन्स which is internationally approved, recognized, legally recognized, and both people will have a confidence on that particular valuer's report और सर्टिफिकेट जो भी वो देता है, उस पर दोनों का कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ भाई ये सही चीज़ हो सकती है बेस्ड ऑन वॉट एवर ही हैज़ बॉट इन पेपर. तो मेरे ख्याल से वैल्यूअर एक बहुत बड़ा ब्रिज का रोल प्ले करता है एक इन्वेस्टर और स्टार्टअप फाउंडर के बीच में. एंड अपार्ट फ्रॉम द लीगल कंप्लायंस, जो एक लीगल रिक्वायरमेंट है तो अलग चीज़ है, बट अगर हम इसको दूसरी नज़र से देखें, देखिए, राइट फ्रॉम आइडिया, कंसीवमेंट एंड वैलिडेशन, देर आफ्टर पुटिंग दैट आइडिया एंड वैलिडेशन इनटू पेपर एंड ब्रिंगिंग दैट इनटू अ बिजनेस मॉडल, कन्वर्टिंग इनटू अ फाइनेंशियल मॉडल, एंड देन ट्राइंग टू क्रिएट अ वैल्यू आउट ऑफ दैट वैल्यूएबल पेपर इज़ द रोल ऑफ दी वैल्यूअर, है ना. तो वैल्यूअर का बहुत सिंपल वे में काम देखें तो हम क्या करेगा, वो फास्टर फाउंडर से बातचीत करेगा, बिज़नेस को समझेगा, उस बिज़नेस के फाइनेंशियल मॉडलिंग करेगा, अगर मॉडल तैयार है उस मॉडल के बेसिस पे एक कुछ वैल्यू प्रपोजिशन लेके आएगा. दैट वैल्यू प्रपोजिशन वो इन्वेस्टर के सामने जाएगा या स्टार्टअप फाउंडर खुद लेके जाएगा, गिविंग ऑल दी जस्टिफिकेशन. इन्वेस्टर समझेगा कि हाँ ये वैल्यू प्रोपोजिशन सही कि नहीं. वो हो सकता है कि उस दूसरे वैल्यूअर को दिखाए, अपने वैल्यूअर को दिखाए, एंड शायद उसमें एक नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगा. सो वैल्यूअर क्रिएट्स दैट एक जो तराजू होता है ना, उस तराजू में एक तरफ का एक प्लेस कर देता है, इतना वजन है. अब दूसरा वजन वो रखते जाता है, उसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए वो वैल्यूएशन रिपोर्ट में मदद करता है. वंडरफुल सर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड. मतलब हमारे व्यूअर्स को डेफिनेटली कुछ तो आइडिया इसका लगा ही होगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ वैल्यूअर. सर, वैल्यूएशन
कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टार्टअप जर्नी में? जैसे कि क्या है कि अब डे ज़ीरो पे उसका कोई रेवेन्यू नहीं है, केवल प्रोडक्ट बना हुआ है और उस स्टेज पे उसको एक फंडिंग लेनी है। उस फंडिंग लेने के लिए वैल्यूएशन कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए? देखिए सर, कोई भी स्टार्टअप फाउंडर को, जो मुझे आज समझ में आ रहा है कि स्टार्टअप फाउंडर का एक ड्रीम अगर हम देखें, वो ड्रीम तो कंसीव करता है एंड प्रॉब्ली उस ड्रीम का एक अंत होएगा आज की डेट में, बिल्कुल, है ना। वो ये समय चला गया है जहाँ पर व्हेन यू थिंक दैट यू हैव स्टार्टेड ए बिजनेस और वो बिजनेस आज भी मेरा है, कल भी मेरा रहेगा और अनंत काल तक मेरा रहेगा। ये थ्योरी अभी प्रोपोजिशन चेंज हो चुकी है। बिल्कुल। थ्योरी आ चुकी है कि मेरा आज का बिजनेस है, कल तक रहेगा, परसों एक नया बिजनेस आएगा, है ना। तो अगर ये बिजनेस का एक डेफिनेटिव एंड आ चुका है इन टर्म्स ऑफ दैट स्टार्टअप फाउंडर, मैं बिजनेस खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ, उस स्टार्टअप फाउंडर का एक एंड हो जाएगा, मैं तो भाई एक साल तक एक लेवल तक चलाऊंगा, उसके बाद कोई दूसरा चलाएगा। तो अगर कोई मेरे डेफिनेटिव एंड है फॉर दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप, तो उसको ये समझ में आएगा कि आज मैं 0 से स्टार्ट हूँ, मुझे 100 रुपये तक 100 एक मेरा एंड हो गया है। तो 100 तक एंड लाने के लिए अब उसको समझ में आएगा मुझे 0 से 10 जाना पड़ेगा, 10 से 20 जाना पड़ेगा, 30 जाना पड़ेगा, 40 जाना पड़ेगा। तो वो 10 कब आएगा, वो 20 कब आएगा, वो 30 कब आएगा, 40 कब आएगा, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए उसकी कीमत 10, 20, 30 एक वैल्यूअर का रोल आ जाएगा। ठीक है, अब डे 0 पे वैल्यूएशन की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें, जब उसको पता है कि मेरा डेफिनेटिव एंड है, तो ये आज की डेट में क्लियर होता है कि जब आज वो बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो वो अकेले स्टार्ट नहीं करेगा। अब अकेले स्टार्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स उसके साथ कोई व्यक्ति होना चाहिए। अब व्यक्ति उसको दूसरा कौन हो सकता है? ही कैन बी टर्म्ड एज ए को फाउंडर। ना हाउ मच ही शुड गिव टू दैट को फाउंडर, वो को फाउंडर के पार्टनरशिप टर्म्स क्या होगी, ये किस पे डिसाइड होगा? ये तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन पे डिसाइड होगा कि मेरा शेयर कितना, आपका शेयर कितना, बिल्कुल, मैं कितना इनपुट दूंगा, आप कितना इनपुट दोगे, तो वैल्यूएशन वहाँ पर रिक्वायर हो जाती है। सेकेंड, अगर हम देखें, मुझे अगर टीममेट्स चाहिए, अब टीममेट्स चाहिए तो आज की डेट में हम सबको पता है स्टार्टअप के पास पैसा नहीं है, पैसा होता नहीं है। अब पैसा नहीं है, देर शॉर्ट ऑन कैश बट हाई ऑन जोश, है ना। तो अगर कैश पे शॉर्टेज और जोश पे हाई है, टीम चाहिए, कैसे काम करेंगे? सो प्रॉब्ली देन दे विल टेक दोज पीपल ऑन बोर्ड जो इस बात पे विश्वास करते हैं, दो अंडरस्टैंड दैट देर इज़ लॉट ऑफ स्टीम इन दिस पर्टिकुलर ड्रीम, है ना। तो अगर उस ड्रीम में बहुत स्टीम है तो वो सोचते हैं यार कि मैं आज इनके साथ जुड़ता हूँ, काम करता हूँ, पैसे नहीं लूँगा, पैसे तो बाद में लूँगा मैं, है ना, जब मौका पड़ेगा तब मैं पैसे लूँगा या मैं तब ओनरशिप लूँगा, आज मैं पैसे नहीं लूँगा। तो इस प्रोसेस को अगर हम देखें, टेक्निकल टर्म्स से इसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। बिल्कुल। तो अगर स्वेट इक्विटी है तो मेरी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उस मेहनत की कीमत कितनी होगी, बाद में मुझे उसके पैसे कितने मिलेंगे, उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। आज आप समझे, स्टार्टअप 0 लेवल पे है जहाँ पर पैसा नहीं है, तो आदमी तो चाहिए उसको काम करने के। बिल्कुल, ऐसे आदमी भी चाहिए जो उसके साथ को फाउंडर नहीं बने, भैया मैं थोड़ा बहुत कैश लूँगा, लेकिन मुझे कैश के साथ मुझे भैया कुछ आपकी ओनरशिप भी दे दो। मुझे लगता है कि देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस पर्टिकुलर आइडिया एंड आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस फ्यूल्ड अप एनर्जी वाली ड्रीम के साथ। तो वो बोलता है मुझे आप कैश दो और मुझे बाद में साथ में कुछ ईसॉप दे दो, दैट इज़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दे दो, जो कि आज बहुत प्रचलित है हमारे स्टार्टअप की दुनिया में। तो उसमें हमें कितना उसको स्टॉक देना चाहिए, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, इसलिए भी वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ जाती है। सो डे 0 से ही आप समझ लें वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट आती है, बिकॉज व्हेन इज फॉर्मिंग द टीम, व्हेन इज बिल्डिंग अप दिस टीम, व्हेन इज ब्रिंगिंग ए को फाउंडर, तब वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा नहीं कह सकता कि वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब मैं बाहर इन्वेस्टर के पास जाऊँगा तब होगी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आज ही उस चीज़ को उसको समझना चाहिए कि वैल्यूएशन राइट फ्रॉम डे 0 ही होना चाहिए। और इसलिए वैल्यूएशन को मैं मानता हूँ वैल्यूअर उसका एक सारथी बन गया आज की डेट में, बिकॉज आज की डेट में कॉन्सेप्ट अलग हो चुके हैं सर। और डे 0 के बाद वो जैसे डे 1 पे पहुँचेगा, उसको आपके पास पहुँचेगा ग्रांट के लिए, तब आप बोलोगे भाई इसकी वैल्यूएशन कितनी होगी। ग्रांट के बाद फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो बोलेगा ग्रांट के बाद मैं भाई अब सीरीज़ ए के लिए जाता हूँ, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी के लिए जाता हूँ, सीरीज़ सी के लिए जाता हूँ, वेंचर कैपिटल के जाता हूँ। तो हर स्टेज पे एक कीमत बढ़ती आ रही, 0 से 100 के पहुँचने में हर जगह वैल्यूएशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में इसीलिए डे 0 से अगर आपकी अर्धांगिनी आपके साथ है तो वैल्यूअर को एक अर्धांगिनी के रूप में ले लें सर, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा हर कदम पे चलता जाएगा। सर बेसिकली मैंने बड़े सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स में ये देखा है कि दे आर ओके फॉर ग्रांट। जब कहीं ग्रांट मिलती है ना तो स्टार्टअप बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि यूसी सबमिट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है, ही इज हैप्पी
ठीक है, उसमें कोई उसको इक्विटी की टेंशन नहीं होती। मेरा एक आपसे सवाल है कि अगर एक यंग एंटरप्रेन्योर जो रिस्क ले रहा है कि यार मैं ग्रांट चलो नहीं मिल रही, लेट्स हैव इक्विटी बेस्ड फंडिंग या फिर कोई और डेट बेस्ड फंडिंग, तो उसकी क्या एक बेसिक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि या भाई ये सारी रिक्वायरमेंट्स और सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास हैं, नाउ आई कैन गो फॉर रेजिंग फंडिंग एंड ऑल? Right. So, whenever a startup wants to go for a fundraise, be it in the form of equity or debt, I think the basic premise should be, पहले उसके दिमाग में ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि क्या मैं अब अपनी कंपनी में किसी को हिस्सेदारी देने के लिए तैयार हूँ कि नहीं, है ना। इफ़ अगर उसको लगता है इक्विटी से रेस करना है, और अदरवाइज अगर उसको डेट से रेस करना है, देन ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आने वाले समय में वेदर आई विल हैव इनफ कैश फ्लोज इन द सेंस, क्या मेरे पास इतने प्रॉफिट होंगे जिससे मैं इस लोन को चुका सकूंगा। सो आज की डेट में ट्रेंड ये हो चुका है कि लोग इस तरह से समझने लग गए हैं कि इक्विटी कुड बी अ बेटर चॉइस देन डेट, बिकॉज उनको लगता है कि मुझे इक्विटी को चुकाना नहीं पड़ता है। बट मैं सभी स्टार्टअप फाउंडर्स को बताना चाहूँगा कि देखिए, इक्विटी की कॉस्ट होती है और वो डेट से ज़्यादा होती है, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। वो क्यों ज़्यादा होती है, आप समझिए, अगर किसी स्टार्टअप को पैसा रेस करना है इक्विटी या डेट से, तो आज अगर वो कंपनी में हिस्सेदारी दे रहा है, तो आज जब दे रहा है जब उसकी कंपनी की वैल्यू और कंपनी का साइज़ छोटा होगा, दैट मीन्स उसकी कीमत कम होगी। कीमत कम में अगर वो किसी को अपने हिस्सेदारी दे रहा है तो वो ज़्यादा स्टेक दे सकता है, जो हो सकता है कि आने वाले समय में जब कंपनी बड़ी हो जाए तो उसमें जो सामने वाला पार्टनर आज जुड़ा है उसको भी उस ग्रोथ का भागीदार बना रहा है। और वही चीज़ अगर वो लोन से पैसा लेके ग्रोथ करता तो शायद वो खुद ही उस गेन का पूरा हकदार होता। सो द डिलेमा ऑफ डिसाइडिंग कि मुझे इक्विटी से पैसा रेस करना है या डेट से रेस करना है, ये एक स्टार्टअप फाउंडर को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आज उसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल किस चीज़ के जस्टिफाई कर रहा है। अगर ये मान के चलें कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और मेरे पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं है जो मैं दूसरे को दे सकता हूँ अगर मुझे लोन देना है, तो इक्विटी इज़ वन ऑप्शन। और इक्विटी का चॉइस ये तब होता है जब आप कुछ एक बड़े आइडिया पे काम कर रहे हैं, जहाँ आपको समझ में आता है कि मेरे आइडिया को एक लेवल तक लाने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और तब तक मुझे केवल खर्च ही करना पड़ेगा, मेरी इनकम उतनी नहीं होगी, खर्च क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। उस समय इट इज़ वेरी क्लियर दैट द ओनली ऑप्शन फॉर यू टू फंड रेज इज़ इक्विटी, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ मनी इवन टू रीपे द लोन। तो उस केस में हम इक्विटी से ही रेस करते हैं। और वो क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए जिससे वो डिसाइड करें कि मुझे इक्विटी और डेट को दोनों को पैसा मिल जाए। सिर्फ डेट के लिए तो चेकलिस्ट आप तैयार करें या ना करें, जिससे आप लोन ले रहे हैं वो आपको तैयार करा देगा, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा है, उसको पता है कि मुझे ये सब कागज़ चाहिए। प्राइमरली जो एक स्टार्टअप फाउंडर को एक ये समझ में आना चाहिए कि मुझे चेकलिस्ट में क्या बेसिक चीज़ें तैयार करनी है। पहला तो एक लीगल स्ट्रक्चर उसको क्लियर होना चाहिए कि मेरा लीगल स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वेदर इट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर्म, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, कंपनी। नॉर्मली आज की डेट में कंपनी के फॉर्म में लोग बिजनेस चालू करते हैं या LLP के फॉर्म में करते हैं, तो वहाँ पर फंड लेना आसान होता है। तो आपका लीगल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। ऑल कंप्लायंसेस टिल डेट, बी इट इन द फॉर्म ऑफ GST, इनकम टैक्स रिटर्न, या नगर निगम के कुछ लाइसेंसेस, स्टेट के कुछ लाइसेंसेस हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, सब ड्यूटीज़ आपके पेमेंट होने। सो कंप्लायंस पे आपका 100% चेकलिस्ट अप्रूव होना चाहिए, या कोई लेबर लॉस का कंप्लायंसेस है, सब अप्रूव होना चाहिए। सो कंप्लायंस शुड बी 100%। थर्ड इज़, अगर उस पूरे बिजनेस में एक से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग पेपर पे होनी चाहिए, म्यूचुअली दिमाग में नहीं होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी बातें हैं, जितने भी आपने कसम खाई है, कदम उठाए हैं, कलम उठाए हैं, सबको डॉक्यूमेंट करके रख रहे। कसम नहीं, ये तो एक जाहिर सी बात है, डॉक्यूमेंटेशन तो आखिर में वही काम आता है। बराबर। तो आपस की आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कंप्लायंस हो गया, आपस के अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लीगल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। चौथा जो होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल मॉडल क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए कि मेरा फाइनेंशियल मॉडल कैसे काम करेगा अलॉन्ग विद द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल मॉडल में फ़र्क होता है। बिजनेस प्लान इज अबाउट हाउ विल यू रन द बिजनेस, हाउ विल योर बिजनेस ग्रो, कौन से मार्केट में जाएंगे हम, किस तरह से टैप करेंगे, वो बिजनेस प्लान होता है।
उसी चीज़ को हम फाइनेंशियल मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं, इन नंबर्स से होता है। तो बिजनेस प्लान के साथ एक फाइनेंशियल मॉडल भी आपके पास तैयार रहना चाहिए। ये 5 चीज़ें अगर आपके पास तैयार हैं तो मोर और लेस आप एक फंड रेस के लिए आप जा सकते हैं विद दी बेसिक रिक्वायरमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट लेके अलॉन्ग विद द पिच डेक। एक बेसिक एक वो प्रेजेंटेशन वाला डॉक्यूमेंट होता है जो आप इन्वेस्टर के सामने देते हैं। तो ये 5 की अगर चेकलिस्ट तैयार है तो they can go for fundraising. वी आर ऑल सेट टू गो। अबाउट ऑब्वियसली वो बिजनेस मॉडल भी तैयार होना है, बिजनेस रन भी हो रहा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कागज़ पे होना चाहिए, बिजनेस चलते भी रहना चाहिए, भी दिखाना पड़ेगा। सो देन दे आर सेट टू गो फॉर द फंड रेस। अभी थोड़ी देर पहले सर आप स्वेट इक्विटी और ईसॉप के बारे में बता रहे थे। ईसॉप जब भी हम कहते हैं किसी स्टार्टअप को, या आजकल तो बड़ा हमारे इन्वेस्टर्स में कॉमन है ये कि हम अगर नॉर्मल छोटी फंडिंग भी देते हैं, 25-50 लाख की फंडिंग देते हैं, तो भी हम स्टार्टअप को कहते हैं कि देयर शुड बी 5% 10% ईशॉप। तो थोड़ा ज़रा इस पर व्यू देंगे अपना कि व्हाट इज़ ईशॉप, मेंटरिंग या स्वेट इक्विटी क्या होती है, ताकि थोड़ा एक बेटर आइडिया लगे हमारे स्टार्टअप्स को। राइट देखिए, ईसॉप और स्वेट इक्विटी ये 2 माध्यम हैं जिससे आप अपनी कंपनी में किसी को फाउंडर को लाते हैं और एक ऐसे टैलेंट को लेके आते हैं जो आपके साथ काम करने को तैयार हो। नहीं तो अदरवाइज को फाउंडर्स और टैलेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ अ ड्रीम। उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको उसकी मदद करनी पड़ती है। सो टेक्निकली देखें हम डिफरेंस, मैं टेक्निकली डिफरेंस बता देता हूँ। सो ईसॉप इज़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, है ना। ये नॉर्मली उनको दिया जाता है जो कंपनी के साथ जुड़ते हैं और कंपनी के साथ काम करने को तैयार हैं, बट दे ऑल्सो वॉन्ट एन एंटाइटलमेंट इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। वो कहते हैं भाई मैं आपके साथ काम तो करूँगा, मतलब मैं मालिक, मैं को फाउंडर नहीं बन रहा हूँ, मैं आपके यहाँ काम करूँगा, बट बिकॉज आई बिलीव दैट देर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन योर बिजनेस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव दैट चेरी ऑन दैट पर्टिकुलर आइस विच यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अप। तो उस चेरी का हकदार मुझे भी होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके साथ एग्रीमेंट में आता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं आपके साथ काम करूँगा, मैं इतनी सैलरी ड्रॉ करूँगा, सैलरी के साथ मुझे आप ये ईसॉप भी दे दें। अब ईसॉप का फीचर क्या होता है? ईसॉप का फीचर ये होता है कि जहाँ पर हम उसको राइट तो देते हैं कंपनी का मालिक बनने के लिए, लेकिन उसको बोलते हैं थोड़ा इंतज़ार कर, धीरे धीरे चलेंगे, हौले हौले मिलेगा तेरे को, अचानक नहीं, आज नहीं मिलेगा। सो वी गिव देम द राइट टू बाई द शेयर्स ऑफ द कंपनी। उस कंपनी के एंटाइटलमेंट देते हैं 2 साल 3 साल के बाद, एंड वी इंश्योर दैट दैट पर्सन रिमेन्स विद द कंपनी फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड ही पार्टिसिपेट्स एंड बिल्ड्स ऑन द कंपनी, उस ग्रोथ ऑफ द कंपनी में मदद करे, राइट। साथ में आप हमारे साथ काम करो, कंपनी को बढ़ाओ, और उसका जो भी फ़ायदा होगा उसका आपको कुछ पोर्शन हम 3 साल बाद देंगे। तो 3 साल बाद आपको शेयर दिए जाते हैं, और उसकी प्राइस हम पहले से डिटरमाइन भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों चॉइस रहते हैं। तो उसकी प्राइस तय कर दी जाती है कि आपको 3 साल बाद कंपनी के इतने शेयर्स मिलेंगे, उसकी प्राइस हम तय कर देते हैं, और वो आपको लेना नहीं लेना ये आपकी मर्जी पे हम देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको लेना हो। तो इससे कंपनी को फ़ायदा ये रहता है कि दे गेट इंश्योर्ड दैट दिस टैलेंट विल वर्क विद देम फॉर द नेक्स्ट 3 years, उनके साथ जुड़ा रहेगा, और जो काम करता है उसको ये मिलता है, यार इफ़ आई एम वर्किंग हार्ड द कंपनी में ग्रो, and today if it is at X value, it may grow to X plus 3 value. I will get the benefit of that valuation of the company in times to come. जो आज मुझे X पे मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है 3 साल बाद जब उसकी कीमत X plus 3 होगी, लेकिन मुझे वो X पे देने को तैयार हो जाएंगे, तो उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। So that is the biggest benefit which people get out of this ESOP. तो इसीलिए जो भी आप ग्रांट देते हैं, तो आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई कंपनी में जो भी आज काम कर रहा है उसको अगर आप ESOP दोगे, तो यू ऑल्सो गेट दैट कॉन्फिडेंस कि भैया हाँ कंपनी में ईसॉप है, मतलब ये लोग 3-4 साल तो काम करने को लोग तैयार रहेंगे अगर ये ईसॉप उनको दिया जाता है। तो आपको भी कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा पैसा थोड़ा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये टीम चलेगी 3-4 साल। नेक्स्ट वी कम टू स्वेट इक्विटी शेयर्स। यहाँ कहते हैं कि आप पसीना बहाओ और फिर कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले पसीना बहाओ। तो यहाँ कहते हैं कि भैया आपको आज हम को फाउंडर के रूप में रहते हैं और आप केवल मेहनत करोगे, कोई हम आपको पैसा नहीं देंगे, बिकॉज यू डोंट हैव कैश, बट देन यू डॉक्यूमेंट दैट स्वेट, जो आप पसीना बहा रहे हो उसको हम डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं कि आपने साल भर में आपने 300 दिन काम किया, हमारे 500 दिन काम किया, इतने घंटे काम किया, इस काम की वजह से आपको इतना, कंपनी को इतना फ़ायदा हुआ। एंड देन वी टेल देम दैट आफ्टर 3 years आपको शेयर मिलेंगे। सो टुडे यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग बट यू विल गेट शेयर्स, और हम उसका कोई प्राइस वाइस तय नहीं करते, कोई हम राइट नहीं देते हैं, हम बाद में उसको शेयर्स जाके देते हैं। सो नॉर्मली दिस स्वेट इक्विटी शेयर्स इज गिवन टू द को फाउंडर्स,
नॉट टू द एम्प्लॉय। ईसॉप इज नॉर्मली गिवन टू द एम्प्लॉयज। हाँ, दोनों में फ़र्क हो जाता है। ये तो फर्क को है, फाउंडर हाँ। ये बोलता है कि चले आज हम लोग साथ में मेहनत करते हैं, सबको बिल्ड करते हैं, पैसा नहीं करते, बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ कैश। मेरे पास पैसे तो है ही नहीं आज की डेट में, तो इसलिए मैं पैसे विड्रॉ नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ 3 साल बाद इस मेहनत का मैं, इस पसीने की मैं कीमत निकालूंगा। ठीक है। तो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स रहते हैं। तो आज ये कॉमन फिनोमेना हो गया है सर कोई भी स्टार्टअप के लिए। एक तो जो पैसा देता है वो इंश्योर करता है कि ईसॉप स्कीम रहे, सो दैट उसको लगे कि टैलेंट रहेगा इनके साथ। और को फाउंडर को जब आप पैसा देते हो तो आप चाहते हो कि ये पैसा बिजनेस में लगाया जाए, को फाउंडर खुद नहीं ले जाए, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए आप बोलते हो भाई आपको स्वेट इक्विटी देंगे, आप मेहनत करो, आप शेयर बाद में लेना, पैसा बाद में उसके पहले शेयर मिल जाएंगे, अभी जो पैसा है वो बिजनेस में लगा दिया जाए। तो इससे आपको फ़ायदा होता है जो पैसा देता है। सर ये जो कॉन्सेप्ट रहा हमारा स्वेट इक्विटी का और ईसॉप का, इन्वेस्टर्स को बड़ा प्यार होता है 2-3 क्लॉजेस से, जैसे कि टैग अलोंग है, ड्रैग अलोंग है, और या एंटी डाइल्यूशन क्लॉज है। ये सारे क्लॉज शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट का एक बड़ा कोर पार्ट होते हैं। और जैसे ना, क्योंकि क्या है कि मैं, जो हमारा पूरा चैनल है वो कहीं ना कहीं टेक एंटरप्रेन्योर्स पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करता है, और हम टेकीज़ की आदत होती है कि हम टेक्नोलॉजी तो बेहतर समझ के क्रिएट कर पाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ पॉइंट जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें समझनी होती हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पार्ट की, तो बिना समझे कई बार हम स्टार्टअप प्रोसीड कर जाता है, और बाद में उसके लिए उसको बहुत सारी काइंड ऑफ आप समझिए कि बहस ही होती है फिर इन्वेस्टर्स के साथ। तो अब उस बहस से बचने के लिए कैन यू प्लीज गिव सम फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर क्लॉजेस कि ये टैग अलोंग क्या है, ड्रैग अलोंग क्या है, एंटी डाइल्यूशन से क्या को किस तरह से समझा जा सकता है? देखिए, शेयर होल्डर एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बड़ा सोच समझ के ड्राफ्ट किया जाना चाहिए व्हेन इट इज़ इन टर्म्स ऑफ फाउंडर। देखिए, इन्वेस्टर जो आता है वो तो एकदम क्लियर कट उसके दिमाग में कि मैं पैसा इस कंडीशन पे दे रहा हूँ, तो वो तो इसकी थॉट प्रोसेस, उसकी क्लैरिटी बड़ी है, एकदम क्लियर होती है। बिल्कुल। It is the founders who are at dilemma because they are in need of funds, and because their priority is only fund, not on the terms and conditions of the fund. तो एज अ स्टार्टअप फाउंडर मुझे समझ में आता है कि उसको फंड के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को इवैल्यूएट करना चाहिए। और टर्म्स एंड कंडीशन में ऐसे बहुत सारे क्लॉजेज आते हैं जो आपने मेंशन, ये 2-3 ही आपने टर्म्स यूज़ किए, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे। जब आप ये जार्गन है इस शेयर होल्डर एग्रीमेंट का, जो शायद वो स्टार्टअप फाउंडर भी अगर देना जाए तो उसके लिए एक स्टार्टअप बनाना पड़ेगा। ट्रू ट्रू। तो इसके लिए मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि उसको एक अच्छे कंसल्टेंट, एक अच्छे लॉयर को साथ में रखें एंड अंडरस्टैंड करें कि जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। नॉट कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब से नहीं समझना है, इम्प्लीकेशन क्या होगा अगर सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 होते हैं। So he has to do a scenario analysis of his own business in times to come and understand the implication of each and every clause in all those scenarios, and then evaluate कि चलो वर्स्ट केस में मेरा अगर यही सिनेरियो होता है तो मेरी वर्स्ट केस में ये होने वाला है। दैट इज़ व्हाट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। अब वो ड्रैग अलोंग है या टैग अलोंग है, एंटी डाइल्यूशन है, देखिए ये सब ऐसे टर्म्स हैं जो अभी मैं अगर आप समझाऊंगा तो शायद और कन्फ्यूजन हो जाएगा, बट मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। क्या ड्रैग अलोंग और टैग अलोंग, आप उस वर्ड को अलोंग छोड़ दे, आप तो सिंपल वर्ड समझे ड्रैग का मतलब क्या होता है और टैग का मतलब क्या होता है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। ड्रैग मतलब आप किसी को साथ में खींचेंगे, ड्रैग मतलब आप किसी को खींच के पकड़ के लेके आते हैं, तो ये ड्रैगिंग होती है, आपने उसको ड्रैग कर लिया। तो ड्रैग अलोंग मतलब उसको साथ में लेके खींच के चलना पड़ेगा आपको, ये ड्रैग अलोंग होएगा। और टैग अलोंग मतलब क्या होता है, आप जैसे कोई सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो तो आप उसको टैग कर देते हैं, तो टैग कर देते हैं मतलब उसको बता देते हैं भी आप भी मेरे साथ में हो, है ना, ये आप मैं ये काम करूँगा तो आप भी मेरे इस काम में इन्वॉल्व हो, बिल्कुल, तो वो टैग अलोंग हो जाता है। तो ये सब टैग अलोंग और ड्रैग अलोंग, दीज आर टर्म्स विच आर यूज्ड ऑन सर्टेन इवेंट होगा तो ये ड्रैग अलोंग राइट इन्वेस्टर को मिलेगा या फाउंडर को मिलेगा, टैग अलोंग इन्वेस्टर को मिलेगा या फाउंडर को मिलेगा, बेस्ड ऑन सर्टेन इवेंट्स कंडीशंस। और ये इवेंट्स लोग विजुलाइज नहीं करते हैं, ये बोलते हैं यार इवेंट का भी होगा, होने की जरूरत ही नहीं है, बट आज की डेट में प्रैक्टिकल हमने देखा है ये सब इवेंट्स आजकल होने लगे हैं। हाँ, इसलिए पूछा मैंने आपसे। होने लग जाते हैं ऐसा। तो इसीलिए इस इन्वेस्टर जो फाउंडर है उसको ये समझना चाहिए कि इवेंट अब बाय नेचुरल हमारे लाइफ में आएगा, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा वो उसको तैयार रहना चाहिए। वो ये सोचे कि मैं ये
ये क्लॉजेस हटा दूं एग्रीमेंट से, होगा नहीं, वो रिमूव नहीं होंगे। बिल्कुल। उसको तो बस समझना है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है। तो वो इम्प्लीकेशन इज़ वेरी यानी कस्टमाइज्ड होता है, हर स्टार्टअप के सिनेरियो अलग होते हैं। तो उस चीज़ को शायद आप एक अलग से पॉडकास्ट करिए, अंडरस्टैंडिंग द SHA एंड द टर्म्स ऑफ SHA। तो वो एक बड़ा फोकस्ड ही पूरा रहेगा, जिससे और उनको एनरिचमेंट डेफिनेटली सर, विल प्लान दैट, विल डेफिनेटली प्लान दैट रहेगा। कि एसएचए को अगर हमें समझना है, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट को अगर हमें Correct. समझना है, तो उसके लिए वी विल हैव अ डिटेल क्लॉज बाय क्लॉज, क्लॉज बाय क्लॉज। श्योर डेफिनेटली सर। कमिंग टू द वेरी इनिशियल पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन, जहाँ से हमने ये बात शुरू की, जैसे कई बार ना, जैसे इन माई केस मैंने भी बड़े NAV, DCF, बड़े मेथड्स के बारे में सुना हुआ है फॉर द वैल्यूएशन। सो व्हाट आर सम मेथड्स, और आप कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं इन केस ऑफ स्टार्टअप्स? सी वैल्यूएशन के जनरली अगर हम देखें, वैल्यूएशन विल डिपेंड अपॉन द स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप। अगर स्टार्टअप को क्लासीफाई करें तो एक होता है प्री रेवेन्यू वाले, फिर होते हैं कुछ रेवेन्यू वाले, फिर होते हैं कुछ ग्रोथ स्टेज वाले, कुछ होते हैं हायर ग्रोथ वाले। तो हर स्टेज ऑफ स्टार्टअप के लिए एक अलग वैल्यूएशन क्राइटेरिया दिया गया है। लीगली हम समझें तो एज अ वैल्यूअर, देखिए व्हेन यू हैव टू कंप्लाई विद द लीगल लॉज, legally there are some standards which have been framed internationally as well as in India, and we have to apply those standards for valuation of a company. और अदरवाइज अगर हम लीगल नहीं देखें, देर आर अदर क्राइटेरियाज ऑफ वैल्यू इन स्टार्टअप। प्री रेवेन्यू अगर स्टार्टअप की हम बात करें तो मैं वहाँ पर अगर मैं बोलूँ DCF मेथड अप्लाई करना, तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्री रेवेन्यू उसके पास कोई पैसा ही नहीं है, कोई फ्यूचर बिजनेस मॉडल नहीं, फाइनेंशियल मॉडल नहीं दिख रहा है, वो तो एक आइडिया स्टेज पे है, आइडिएशन स्टेज पे है। तो उस केस में मैं DCF शायद अप्लाई नहीं करूँगा। बट अगर लीगल टर्म्स में देखूँ तो मुझे कहीं ना कहीं उसको डॉक्यूमेंट तो करना पड़ेगा वैल्यूएशन, तो वहाँ DCF भी अप्लाई हो जाता है। सो वर्ल्ड वाइड प्री रेवेन्यू के लिए देर आर डिफरेंट मेथड्स, लाइक स्कोर कार्ड एक नाम मेथड है। अच्छा जी। हाँ, बर्कस मेथड एक करके मेथड है जो वैल्यूएशन के लिए यूज़ होता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, लीगली अगर हम देखें तो शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। जब मैं एक रिपोर्ट दूंगा और जिसे कॉम्प्लायंस के रूप में अगर मुझे पेश करना होगा, तो शायद वहाँ अप्लाई नहीं होगा। बट हमें अगर वैल्यूएशन करना हो आपस के अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये सब मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं फॉर अ प्री रेवेन्यू स्टार्ट। बट वंस द स्टार्टअप स्टार्ट्स जनरेटिंग रेवेन्यू, तो मान के लिए रेवेन्यू मतलब उसके कुछ सेल्स हो रहे हैं, कुछ लॉसेज हो रहे हैं या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, देन दैट मीन्स दैट स्टार्टअप इज एबल टू पुट ऑल दोज इनटू नंबर्स, एंड व्हेन यू आर एबल टू प्रेडिक्ट दोज बिजनेस आइडियाज इनटू नंबर्स, देन हम एक मेथड अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज DCF मेथड, दैट इज नोन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। और जिसका सिंपल मतलब ये रहता है कि हम आज जो ट्री बना रहे हैं उसके कुछ ब्रांचेस निकल रहे हैं, अलग अलग प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अलग अलग जगह से कैश फ्लोज हो रहे हैं, उस कैश फ्लो की फ्यूचर में आने वाली उम्मीद है और उसकी कीमत आज क्या होगी, बिकॉज हमें पैसा आज चाहिए, वैल्यूएशन हमें आज करना है, लेकिन बिजनेस से प्रॉफिट कब जनरेट होने वाला है, वो फ्यूचर में जनरेट होने वाला है। तो उस फ्यूचर प्रॉफिट की कीमत आज क्या होगी, वो उस DCF मेथड से हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, इसके कुछ स्टैंडर्ड नॉर्म्स और ये लीगली भी एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सो 99% ऑफ द केसेस में हम DCF मेथड अप्लाई करते हैं, बिकॉज हम मानते हैं भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसमें प्रॉफिट फ्यूचर में कहीं ना कहीं तो जनरेट होने वाला है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो बेस्ड ऑन दोज फ्यूचर फोरकास्टिंग वी ट्राई टू क्रिएट अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दोज फ्यूचर फोरकास्टिंग, ये DCF मेथड होता है। एक और मेथड होता है NAV मेथड, जो स्टार्टअप की दुनिया में अप्लाई नहीं होगा। देखिए NAV मतलब सर नेट कीमत हमारी कितनी है, नेट कीमत। तो आज की डेट में अगर मैं अपनी नेट कीमत की बात करूं तो क्या होगी, मेरे पास जो एसेट है और मेरे पास जो लाइबिलिटी है, जो मुझे मार्केट में देना है और जो मेरे पास आज हाथ में है, इन दोनों को मैं नेट ऑफ कर दूँ तो मेरी कीमत मान ली जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। वैसे एक बिजनेस की भी कीमत होती है, जो उसके पास है हाथ में एसेट और जो उसको मार्केट में देना है उसको माइनस कर दे तो उसकी कीमत आ जाती है। एज यू मेंशन दैट यू डील इन टेक स्टार्टअप सर, तो टेक स्टार्टअप के लिए एसेट में क्या है, कुछ भी नहीं रहता, ना उसके पास ज़मीन है, ना कुछ लैंड बिल्डिंग है, कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ टेक्नोलॉजी पे है, सब टेक्नोलॉजी पे है। बिल्कुल। वो कंप्यूटर है या कुछ आइडिया IP के फॉर्म में होगा, कुछ पेटेंट के फॉर्म में होगा, या कुछ सॉफ्टवेयर बनाया होगा विच डज नॉट हैव अ वेरी ग्रेट टैंजिबल वैल्यू। तो उस केस में अगर मैं NAV अप्लाई करूँ तो उसकी कोई कीमत नहीं आएगी,
तो स्टार्टअप फाउंडर को लगे यार मैंने 5 साल मेहनत की और मैंने मेहनत करने के बाद मेरे सामने कोई लैंड नहीं, बिल्डिंग नहीं, तो मेरे को लैंड की बिजनेस की कीमत नहीं होगी, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो नॉर्मली फॉर NAV मेथड उन्हीं पे अप्लाई किया जाता है जिसमें कुछ एसेट होगा। जिसमें एसेट नहीं है वहाँ NAV मेथड लगाया नहीं जाता है। तो जितने भी टेक ओरिएंटेड कंपनीज हैं उसमें DCF मेथड ही लगाया जाएगा, क्योंकि उसमें एसेट से प्रॉफिट जनरेट होता है, तो वहाँ पर DCF लगाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ज़मीन वाली बिजनेस वाला कोई कंपनी है, अब उसके तो एसेट में ज़मीन ही ज़मीन दिखेगी, अब वहाँ पर तो मैं उसको NAV लगाऊंगा क्योंकि उसकी कीमत किस चीज़ की है, ज़मीन की, रियल एस्टेट, तो वहाँ पर NAV मेथड लग सकता है। जबकि टेक ओरिएंटेड बिजनेस में, डीप टेक ओरिएंटेड बिजनेस में जो एसेट लाइट कंपनीज होती हैं वहाँ DCF मेथड ही अप्लाई करता है। तो बेसिकली ये कह सकते हैं सर कि जो ये प्रोजेक्ट या फिर ये जो बड़ी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके केस में आप NAV मेथड यूज़ करते हैं? यस। अगर आप कहें कि जैसे आपने कहा कि भैया अल्ट्राटेक सीमेंट की बात, अच्छा हाँ बिल्कुल। अब अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास एसेट बेस बहुत होगा, तो वहाँ पर भी NAV मेथड अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर चॉइस रहती है कि NAV मेथड रहेगा कि DCF रहेगा, ये वैल्यूअर की चॉइस रहेगी समझने के लिए। यार NAV से कीमत ज़्यादा आ रही है, DCF से ज़्यादा आ रही है, अगर कीमत जिसमें ज़्यादा आ रही है वो लगाना चाहिए, तो क्या आइडियली होना चाहिए वो अलग होगा। लिस्टेड कंपनी के लिए हम होगा उसकी मार्केट प्राइस ले लेते हैं, ठीक है ना। नॉन लिस्टेड होगा तो हम फिर देखते हैं NAV DCF में कौन सा बेटर रहेगा उस कंपनी के लिए, क्या बेटर चॉइस होता है। NAV से ज़्यादा आ रही है और DCF से कम आ रही है तो क्या NAV लेना चाहिए कि DCF लेना चाहिए, ये सब चॉइसेस आते हैं। बट जैसे आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर लैंड एसेट बेस ज़्यादा होता है, NAV इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। फॉर टेक ओरिएंटेड ओनली मेथड इज DCF। हाँ, तो वहाँ NAV को हमको सोचने की भी ज़रूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आज की तारीख में मैं अगर इस चीज़ को देखूं तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और वो किसी भी हालात में पैसा रेज करना चाहते हैं, क्योंकि डीप टेक या टेक बिजनेसेस में इनिशियल स्टेज में ज़्यादा कैपिटल रखती है, क्योंकि सैलरीज हाई हैं, टेक्नोलॉजी में क्लाउड का कॉस्ट एक बहुत ज़्यादा है, और वो किसी न किसी सेंसर या किसी न किसी अच्छी सैस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिसको डेवलप करना ही एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। बट वो पैसा रेज करने के लिए यही 2-3 चैनल्स अवेलेबल हैं, जो जैसे गवर्नमेंट है, एंजल इन्वेस्टर है, VC है। गवर्नमेंट भी अंडरस्टैंड कि भाई एक पैसे की भी एक लिमिट है कि पर स्टार्टअप 25-50 लाख 1 करोड़ ही दे सकते हैं, इतनी ही वैल्यूएशन तक एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ एंजल एंड VC, व्हाट इज अ गुड रूट फॉर अ अर्ली स्टेज स्टार्टअप, कि वो एंजल से पैसा उठाए या VC से उठाए? एक तो देखिए कुछ सब आप यही कहीं भी टर्म शीट आप जाओगे तो कोई आपको टर्म शीट ऑफर नहीं कर देगा कि आप कहीं पिच दोगे या आपको तुरंत टर्म शीट मिल गई। बट व्हाट शुड बी द आइडियल रूट फॉर अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप, कि वो किस तरह से आगे बढ़े फॉर फंडिंग? हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में आप जो ने बोला कि यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनकी सोच में क्या है सर, उनको ऐसा लगता है कि देखिए अवसर और सूर्योदय में समानता है। समानता यह है कि अगर हम लेट उठते हैं तो दोनों को ही खो दे देते हैं। तो आज की डेट में यंग एंटरप्रेन्योर्स सोच रहे हैं कि यार मैं कुछ चीज़ को खो नहीं दूं, इसके लिए वो फंड के पीछे भागने लगे हैं, उनको पैसा चाहिए कहीं से भी। Now, as I said, if they are into deep tech, so they need funds at any cost. Without that उनका काम चलेगा ही नहीं है सर। तो आइडियली उनका क्या रास्ता होना चाहिए फंड रेज के लिए? तो डीप टेक बिजनेसेस के लिए द आइडियल वे ऑफ रेजिंग फंड फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। पहला स्टेप ही ग्रांट ही होना चाहिए। जो आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम होता है, बट उसका एक लिमिटेड दायरा है, वो बड़ा अमाउंट नहीं हो सकता है। द सेकेंड वे टू रेज फंड फॉर अ डीप टेक वुड बी to go to the next level, look for those kind of angel investors, है ना, जो इस डीप टेक में विश्वास रखते हो। बिकॉज ये अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है कि वो उस बिज़नेस को डीप टेक को समझे। बिकॉज अदरवाइज अगर हम कोई एंजल इन्वेस्टमेंट के पास जाएंगे तो वो उसको अगर केवल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होगा तो प्रॉब्ली हिल बी अनहैप्पी। वो आपका आने वाला जो आशिकी का रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं दरार आने वाली है 100%। बट अगर आपने ऐसा एंजल इन्वेस्टर ढूंढा है जो आपके मॉडल से अलाइंड हो, जो समझता हो कि डीप टेक ये बिजनेस समझता हो, अब उसी से फंड रेज करें। आप हर जगह जाके वो टर्म शीट आप प्रेजेंट नहीं करें। बिकॉज डीप टेक हो या टेक इंडस्ट्री हो, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ परसिवियरेंस एंड पेशेंस सर। ये दो चीज़ का तालमेल होना चाहिए। तो जो एंजल इन्वेस्टमेंट होता है सर, उसका होराइजन होता है कुछ, उसके भी टाइम पीरियड होते हैं।
तो कुछ 5 साल के होते हैं, कुछ 7 साल के होते हैं, 10 साल के भी होते हैं। तो आप पहले अलाइनमेंट समझें, उसका बैकग्राउंड समझिए, कौन सा एंजल इन्वेस्टमेंट मेरे साथ आ रहा है। वीसी के पास जाना अभी सजेस्टेबल नहीं है। वीसी वी शुड ऑलवेज कम एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। ये जब हमारा फाइनल है, मान के चलें वीसी इज़ फाइनल, एक शादी का स्टेज है। हाँ, उसके पहले आपको एंगेजमेंट करना हो, उसके पहले जितने आपको रस्म रिवाज करने हैं वो आप वीसी के पहले करके लेंगे। एक बार वीसी आ जाएगा तो आप मान लीजिए एक फाइनल एक आपका टाइप हो चुका है। फिर उस वीसी के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें आगे साथ में मिलके ही करना पड़ते हैं। उसके पहले आप दूसरे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ग्रांट के बाद हम फ्यू इंडिविजुअल एंजल इन्वेस्टर्स को ढूंढें और फिर हम एंजल फंड को ढूंढें जो इस हमारे बिजनेस मॉडल के बैकग्राउंड को, थॉट प्रोसेस को अलाइन करता हो। उसके बिना कभी भी आप फंड रेज नहीं करो, नहीं तो अदरवाइज वो बैरियर आने ही वाला है आपकी ग्रोथ में। सर, जैसे आपने कहा कि द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी का जो रिश्ता होता है, दे आर गेटिंग मैरिड टू गेट डिवोर्स्ड, ठीक है, एब्सोल्युटली। कि वो शादी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें एक दिन तलाक लेना ही लेना है, ठीक है। सो इस चीज़ को हम कैसे अलाइन करें कि जो स्टार्टअप है, क्योंकि स्टार्टअप जब अपना प्रोडक्ट शुरू करता है या अपना जब प्रोडक्ट लॉन्च स्टेज पे लाता है, ही और शी मस्ट हैव अ इम्पैक्ट, कि मैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा, कि आई विल क्रिएट एन इम्पैक्ट थ्रू माई प्रोडक्ट, आई विल मैं क्रांति ला दूंगा, एक चीज़ हर सबके दिमाग में रहती है। और फॉर दैट रिवॉल्यूशन दे डेवलप द प्रोडक्ट एंड दे थिंक कि हम इसे एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। बट इन टर्म्स ऑफ अ वीसी और एंजल, दे आर मोस्ट ऑफ द वीसी एंड एंजल जो मैंने अभी तक देखे हैं, दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द आरओआई पार्ट, कि भाई जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छी मिलनी चाहिए, और चाहे स्टार्टअप भाई वो कांदा बेचता हो, ठीक है। तो हाउ यू रिलेट द इम्पैक्ट विथ आरओआई? स्टार्टअप का अप्रोच क्या होना चाहिए? क्योंकि स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो आरओआई के लिए आ रही है, और स्टार्टअप जो काम कर रहा है वो इम्पैक्ट के लिए कर रहा है। तो हाउ यू रिलेट द इम्पैक्ट विद द आरओआई? सो देखिए सर, इम्पैक्ट जैसा आपने कहा कि इट्स अ वेरी गुड थॉट कि हम आज की डेट में स्टार्टअप फाउंडर में जो आग लगी है, वो आग ऐसा लगता है रूबरू रोशनी जैसे हो गए हैं कि मैं उसके सामने आमने सामने बैठ के ही सब कुछ करना चाह रहा हूँ। सो इम्पैक्ट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड ऑन डिफरेंट पार्ट्स। इफ दैट इम्पैक्ट इज अ सोशल इम्पैक्ट, then the modus operandi would be different for that startup. If the impact is a commercial impact, the model उसका रास्ता कुछ अलग जाएगा. If the impact is at a level where it could impact the government, तो उसका रास्ता अलग जाएगा. So the startup founder has to understand where is he trying to bring an impact. और impact और ROI का जो रिश्ता है, मान के चलें, इट इज़ ऑलवेज ऑन टू पोल्स, टू साइड्स ऑफ द पोल है सर। आपको सोचते हैं कि इम्पैक्ट हाई होगा, उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो में इम्पैक्ट, जैसे मैंने कहा, सोशल होगा, उसमें आरओआई मिलेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज़ गॉट अ सोशल रिवोल्यूशन कॉन्सेप्ट, जो शायद आपको कमर्शियल टर्म्स में वायबल नहीं लगे, बट उसके सोशल इम्पैक्ट बहुत हो सकते हैं। बिल्कुल। तो स्टार्टअप फाउंडर को भी समझना पड़ेगा कि मैं जो इम्पैक्ट ला रहा हूँ, इम्पैक्ट कौन से एरिया में लेके आ रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा कि ये जो अलाइनमेंट है मेरा इम्पैक्ट और वीसी का, ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि मैं सोशल इम्पैक्ट ला रहा हूँ जो इस समाज में परिवर्तन लाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने बताया कि माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन को लेके कोई से स्टार्टअप ने काम किया और उसमें कुछ ऐसी चीज़ लेके आ रहा है जो हो सकता है कि माल न्यूट्रिशन के पूरे प्रोसेस में बदलाव ला दे और बच्चों में माल न्यूट्रिशन ख़त्म करने का एक चीज़ कर दे। तो उसके लिए अगर वो कोई वीसी के पास फ़ंड लेने जाएगा तो वीसी बोलेगा नहीं यार, ये मेरे बस की बात नहीं है, आप काम बहुत बढ़िया कर रहे हो, बट क्योंकि आपका उद्देश्य एक अलग चीज़ में। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट वो गेट्स फाउंडेशन के पास लेके जाएगा तो उसको वहाँ से पैसा मिल जाएगा, मिल सकता है, बिल्कुल, है ना, बिकॉज गेट्स फाउंडेशन इज़ वर्किंग ऑन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ रिमूविंग माल न्यूट्रिशन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये स्टार्टअप फाउंडर के थॉट प्रोसेस में आना चाहिए कि मेरा जो स्टार्टअप है वो इम्पैक्ट अल्टीमेटली कहाँ पर जाके करे, और वहीं आपका गैप है। वो स्टार्टअप फाउंडर ये नहीं समझता है कि मेरा इम्पैक्ट किस पे आएगा। उसको लगता है मैं तो टेकी हूँ, मैं टेक लेके आ रहा हूँ, बट वो टेक का अल्टीमेट इम्पैक्ट किसको होने वाला है? आज के गवर्नमेंट के प्रोसेस में लेके आना है तो उसका पूरा ओरिएंटेशन वो गवर्नमेंट की तरफ ही जाना चाहिए कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए वो चीज़ कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करेगी।
कोई वीसी वाला फंड नहीं करेगा, गवर्नमेंट वाले स्टार्टअप में वो वीसी वाला हाथ भी नहीं लगाएगा, बिकॉज ये अंडरस्टैंड द वेरी बिग रिस्क। जैसे आपने देखा गेमिंग इंडस्ट्री पे एक दिन में लॉ चेंज हो गया और पूरे गेमिंग इंडस्ट्री क्या हो गई, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वो कोई वीसी उसमें हाथ नहीं लगाएगा। सो माय एडवाइस इज सर, आपके पास भी अगर कोई स्टार्टअप आए उसको पहले इवेल्युएट करें इम्पैक्ट ऑन व्हाट एंगल्स। इफ़ इज़ वेरी क्लियर दैट इम्पैक्ट मेरा इसको कमर्शियल टर्म्स में ले आएगा, फिर आप किसी भी वीसी के पास चले जाओ, कोई हर वीसी पैसा दे देगा, बिकॉज आपका इम्पैक्ट आरओआई से डायरेक्टली रिलेटेड है। बट बहुत सारे इम्पैक्ट है जहाँ आरओआई पे इम्पैक्ट नहीं है, तो आप किसी वीसी के पास ना जाएं, फिर आप चूज ही हो जाएं कि वेयर डू यू नीड टू अप्रोच। सर ये जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई इसमें शार्क टैंक की वजह से जो है हम बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट हुई है, और अभी कॉमन लोग जो एक आम जनता है जो भी ये शो देखता है उसको अब ये धीरे धीरे समझ में आने लग गया है कि यार ये इक्विटी क्या होता है, या फिर अगर 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे 1 करोड़ मिल रहा है तो उसको 1% इक्विटी देनी है। ये एक अच्छी अवेयरनेस है। मैं मानता हूँ कि टेलीविज़न के माध्यम से बहुत कुछ किया जा चुका है। हम भी कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारी जो ये डिस्कशन है, उससे अगर 5-10 लोग देखें तो उन्हें कुछ ना गेन ही मिले, ताकि वो उन्हें भटकना ना पड़े यहाँ वहाँ। क्या होता है कि जनरली दे गो टू इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर, कि भाई हमारा सपोर्ट करो, हमारी हेल्प करो। और अब इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन में भी पॉलिसी आ गई है कि यू टेक मेंटरिंग इक्विटी। तो अब मेंटरिंग इक्विटी सपोज करिए किसी इंस्टीट्यूशन को दे दी गई, और वो क्या है, थोड़े दिन, 1 साल 1.5 साल हेल्प कर लेगा। उसके बाद वो ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ देयर ओन जॉब, देयर ओन वर्क, दे आर नॉट एबल टू फुली सपोर्ट द स्टार्टअप। बट स्टार्टअप की तो वो 1-2% मेंटरिंग इक्विटी है। So what are your thoughts on the mentoring equity of the incubators and the other institutions जो कि स्टार्टअप से mentoring equity चार्ज करते हैं? आपका क्या थॉट है इस पे सर? सो अमनदीप जी, मैं आपके क्वेश्चन का प्रश्न का जवाब मैं 2 वे में देना चाहूँगा। पहले तो शार्क टैंक की बात करते हैं। तो शार्क टैंक ने क्या किया है सर, दुनिया के सामने आपकी स्टोरी में एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया है। नैरेटिव हमको समझ में आता है कि एक हमारी कहानी है, उसको एक प्रस्तुत करने के लिए मुझे एक कहानी बनानी पड़ती है। तो आपकी कहानी को किस तरह से पेश किया जाए, शार्क टैंक ने दिया है। इट इज़ ट्राई टू ब्रिंग इन ग्लोरी टू योर स्टोरी सर, है ना, दैट शार्क टैंक इज डन। एंड शार्क टैंक अगर हम देखें, शार्क टैंक हैज़ फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ स्टार्टअप सर। वो टेक स्टार्टअप की बात नहीं करेगा सर, है ना, क्योंकि शार्क टैंक एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो शार्क टैंक में वही स्टोरी आएंगी जिसको कॉमन आदमी से मतलब रखता है। सो इट इज़ मोर ऑन टू D2C स्टार्टअप्स। आपके पास जो आते हैं, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स और एक्सीलेटर के पास आते हैं, वो D2C वाले थोड़े कम आते हैं, वो टेक ओरिएंटेड ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, B2B वाले हमारे पास B2B वाले ज़्यादा आते हैं, है ना। तो शार्क टैंक में तो बहुत सारे मेंटर्स बैठे हैं, बहुत सारे शार्क्स बैठे हैं, जो जिनके पास पैसा होगा और जिनके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप उनको सपोर्ट करने को तैयार होंगे, तो एक तरह के मेंटर भी हो जाते हैं। बट B2B वाले के पास मेंटर नहीं मिलते हैं, उनको ग्रो करनी हो तो कहाँ पर जाएं। तो ऐसे तो हमारे जैसे और बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो मेंटरिंग करने को तैयार होकर, बट वो B2B स्टार्टअप के पास वो रीच नहीं होती कि उस बिजनेसमैन के पास पहुँचे और उनसे मेंटरिंग ले लें। तो इसलिए इंक्यूबेशन सेंटर और एक्सीलेटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इस B2B स्टार्टअप को एक स्टेज से लेवल अप करने के लिए, 2 स्टेज तक लाने के लिए। तो इस फॉर्म में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली मेंटर करना है तो मेंटर का एक दायरा रहता है, काम करने का एक प्रक्रिया रहती है, प्रोसेस रहता है। बिकॉज इंक्यूबेशन एंड एक्सीलेटर आर गवर्न्ड बाय सर्टेन गाइडलाइंस, फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो उनको पूरा फॉलो करना पड़ता है। बट एज फॉर माई अंडरस्टैंडिंग गोज सर, दिस मेंटरिंग हैज़ टू बी डन टू द स्टार्टअप्स बिकॉज ऑफ जो भी हम डिस्कशंस कर रहे हैं, ये सब अल्टीमेटली में यहाँ से कोई सुनेगा या आपके पास आएगा तो आप उस पर मेंटरिंग करके सब बता ही सकते हैं। तो मेंटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सर। मैं उसको बहुत अच्छे शब्दों में कहता हूँ, उसका फूल जैसा हाथ मेरे कांधों पर था और मैं रास्ते पर शोलों पे चलता चला गया। तो ये मेंटर की खासियत रहती है सर, ब्यूटीफुली सर, जो ब्यूटीफुल, आपके हाथ रख दे तो आप रास्ते पर शोलों पे चल सकते हो। तो इसके बदले में अगर मुझे किसी को कुछ देना हो इन द फॉर्म ऑफ अब गुरु दक्षिणा अगर है तो गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे कुछ देना है, तो आज की डेट में गुरु दक्षिणा के रूप में, पुराने ज़माने में किसी ने अंगूठा मांगा था, तो यहाँ पर कोई अंगूठा नहीं मांग के एक इक्विटी मांग रहा है। बिल्कुल, तो फ़र्क कुछ नहीं हुआ सर, गुरु की दक्षिणा देनी है, उसको इक्विटी के फॉर्म में देनी है। अब जो भी उसके नियम है, कोई भी लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन को समझना पड़ेगा सर हमें। बट somehow I feel that this mentor equity should be part of this whole process
स्टार्टअप फाउंडर को समझ के आना चाहिए कि भाई मैं किसी के पास जा रहा हूँ तो फ्री में वो किसी हद तक काम करेगा, किस लिमिट तक काम करेगा, उसके बाद वो मेरे से कुछ मांगेगा ही, तो वाई नॉट गिव इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। बट स्टार्टअप फाउंडर शुड अंडरस्टैंड कि ये मेंटर मेरे लिए है कि नहीं है। उसको थोड़ा ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी को भी हम मेंटर पकड़ लें और हमारे साथ रख लें। मेंटर वो मेरे लिए है कि नहीं है, उससे डिस्कस कर लें वेदर ही विल बी एबल टू सपोर्ट मी इन माई बिजनेस, बिकॉज माई बिजनेस नेचर हो गया। ये हर मेंटर की एक खासियत होती है सर, उसकी भी एक्सपर्टाइज होती है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर सकता है, हर फील्ड का तो नॉलेज नहीं रख सकता। तो आइडेंटिफाइंग अ मेंटर इज़ अ गुड थिंग, टेकिंग हिम अलॉन्ग इज़ अ गुड थिंग। इफ़ ही आस्क फॉर समथिंग तो उसको आप इक्विटी के फॉर्म में दे सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो जैसा वो दक्षिणा देना चाहें आप दक्षिणा दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेंटरिंग इक्विटी शुड बी देयर, and as accelerator and incubator you should always charge that mentoring equity because they should understand that nothing comes for free। ये कि समझ में आना चाहिए nothing comes for free। फ्री में जहाँ तक हो रहा है वहाँ सपोर्ट करेंगे, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट कुछ ना कुछ उसके पैसे लगेंगे। सर एक चीज़ जो पूरे इस सेशन से मुझे समझ में आई कि एक्सेप्ट दिस होल CS एंड वैल्यूएशन थिंग, आपके अंदर एक शायर छुपा हुआ है सर। आपके और क्या क्या हॉबीज है सर, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट हेल्पिंग द स्टार्टअप्स एंड डूइंग योर ओन वर्क? क्योंकि आप IIM में भी बहुत बिजी रहते हैं, मैं जब भी आपके ऑफिस जाता हूँ यू आर ऑक्यूपाइड समथिंग, ठीक है? तो पहले तो शायर की बात करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हर शायर इश्क का मारा हो, ज़िंदगी भी गम लाजवाब देती है ना। तो ऐसे बहुत सारे आई थिंक जब जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है और एक एज के बाद हमको समझ में आता है ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, तो क्यों ना उसको कुछ शब्दों के रूप में पेश किया जाए। तो शायरी हो या कुछ अंदाज हो या कहने का लहजा हो, एक अपने ज़िंदगी के अनुभव को पेश करने का एक नज़रिया होता है सर, और मुझे उसमें शौक़ है, मज़ा आता है। और जैसे आपने कहा कि यंग के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो यंग के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको एक नैरेटिव क्रिएट करना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ नैरेटिव क्रिएट होती है। और इसके अलावा अगर मेरे पर्सनल शौक़ की बात करें तो सर फिटनेस फ्रीक हूँ थोड़ा, है ना, और मैं लोग में ये जागरण का काम करता हूँ कि लोगों में आग जगाता हूँ कि फ़िटनेस के तरफ थोड़ा जागरूक रहें। तो लोगों को मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि मैं मैराथन एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। अच्छा। तो लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि मैराथन या कोई भी एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ज़रूरी नहीं कि मैराथन हो, बट कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते रहें, तो इससे एक एनर्जी रहती है और काम करने की क्षमता बढ़ती है, ऐसा मेरा मानना है। तो स्पोर्ट्स के प्रति मेरा थोड़ा रुझान है, लोगों को मोटिवेट करने का काम है, और प्लस स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना मुझे मज़ा आता है सर, और उनके साथ बीच में रहना, उनसे चर्चा करना और मेंटरिंग करने का जो काम है ये मैं करता रहता हूँ। और आज भी आप कोई स्टार्टअप को भेजते हैं तो मैं उनको गाइड करते रहता हूँ। बिल्कुल एवरी टाइम हमेशा प्रयास रहेगा, क्योंकि उससे मेरा मानना है कि मेरा माइंड यंग रहेगा, और ये ज़रूरी है आज की डेट में सर। डेफिनेटली सर एक लास्ट क्वेश्चन में हाँ जी है कि सर मैं जैसे कि वह मेरे को MP में आए हुए मध्य प्रदेश में आया 2022 में, दिसंबर 2022 में, और तब से लेके अब तक मैंने मध्य प्रदेश में स्टार्टअप सेक्टर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है। 2022 और 2025 मतलब मैं देखता हूँ कि इन 2-2.5 सालों में ही मतलब 2.5 सालों में MP हैज़ अचीव्ड अ लॉट in terms of tech startup or startup. What do you think, what kind of change has begun in this central region of this country, and now we are in a line to compete with cities like Bangalore, Delhi? मतलब हमारे अंदर ऐसा क्या बदला और किस तरह से हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं इस चीज़ को ले रहे हैं? इसमें बहुत सारे कारण हैं सर। आई थिंक देयर आर मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल फैक्टर्स इम्पैक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ऑल स्टार्टअप्स विद इन MP। फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली इंक्यूबेशन सेंटर्स लाइक योर, मतलब जिसमें आप हैं, इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स का आना पूरे इंदौर शहर में एंड पूरे MP के क्षेत्र में, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज़ शोज़ दैट द इकोसिस्टम इज़ नाउ डेवलप्ड। दूसरा जो मैं एक स्टार्टअप फाउंडर या कोई एक कॉलेज से निकले हुए एक जो नया फ्रेश यंग माइंड है उसके नज़रिए से देखूं सर, आज वो एक मैड के रूप में निकल रहे हैं सर। मैड मतलब मैं पागल वर्ड नहीं कहूँगा, मैड मतलब, बट उनके दिमाग में सर मैड का मतलब होता है मेक अ डिफरेंस। वो चाहते हैं कि अब मैं इस समाज में आया हूँ तो कुछ करके जाऊँ, कुछ डिफरेंस दिखाऊँ, बिकॉज इकोसिस्टम ऐसा बन चुका है और सोशल मीडिया हम समझ में आता है कि किस तरह से ग्लोबलाइज कर चुका है हमारे थॉट प्रोसेस को। सो मेक अ डिफरेंस के थॉट प्रोसेस से जब वो गुजर रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि मैं कुछ अलग करके जाऊँ। अब अलग कैसे करें सर? देखिए, यू हैव सम एजुकेशन, एवरीबडी हैज़ दैट एजुकेशन,
तो उसमें फ़र्क क्या है? देयर इज़ नो सच डिफरेंस. सो व्हाट ही डज, ही ट्राइज टू एक्वायर स्किल. एक स्किल, एक अपग्रेडेशन हो सकता है, वो स्किल एजुकेशन में हो सकता है या किसी कला में हो सकता है. तो वहाँ पे उसको लिमिटेशन दिखने लग जाती है कभी, क्योंकि वो कला डेवलप नहीं कर पाया. अब उसको लगता है मैं डिफरेंस कैसे करूं, तो उसको समझ में आता है कि एक आइडिया एक दिमाग में चलते रहता है, बिकॉज प्रॉब्लम दुनिया में बहुत सारे हैं सर, और आइडिया प्रॉब्लम से आती है. तो उसको समझ में आता है कि उसके आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं. एक डिज़ायर है कि उसको धीरूभाई अंबानी जैसा कोई चीज़ काम करनी है. तो आइडिया ढूंढता रहता है और आइडिया स्ट्राइक होता है उसको. अब उस आइडिया को लेकर डिफ्रेंशिएट कैसे करे, उसके लिए उसको दो चीज़ की आवश्यकता होती है सर. दो चीज़ की आवश्यकता क्या होती है? एक पैसे की आवश्यकता होती है, जो आज की डेट में मेरा मानना है कि एक एक्सेसिबिलिटी हो चुकी है पैसे की, जो एक लिमिटेड थी पहले. एक्सेसिबिलिटी वॉज कि बैंक से पैसा लेना, मुझे लोन पैसा लेना तो कोई बैंक ही देता है, इसके अलावा कोई सोचता भी नहीं था. बिल्कुल बिल्कुल. अब आज के डेट में पैसे की एक्सेसिबिलिटी है. वी नोज दैट देयर इज एन इंक्यूबेशन सेंटर, देयर इज अ प्राइवेट इक्विटी, देयर इज एन एंजल फंड, देयर आर बूटस्ट्रैप हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे समझ में आने लग गया. तो पैसे की एक्सेसिबिलिटी जब दिखने लग जाती है, ही नोज दैट कि कहीं ना कहीं तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ. ट्रू. एंड सेकेंड सर, जो मुझे एक बहुत बड़ा समाज में परिवर्तन दिख रहा है, द एबिलिटी टू टेक रिस्क इन लाइफ सर. एक वो हिम्मत बन चुकी है कि आप क्या ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो ज़िंदगी में. तो जब ये एक बैरियर टूट जाता है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी का, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो माहौल बना है सर, वो एक बदल देता है पूरी रंगत को. तो मेरा ऐसा मानना है कि दो फैक्टर, एक्सेस टू कैपिटल एंड द एबिलिटी टू टेक मोर रिस्क एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, जो पहले नहीं था. पहले रिस्क लेने वाले बोले 40-45 साल के बाद आते थे. बिल्कुल. अब ये अर्ली स्टेज पे आने लग गए हैं, बोले जो होगा देखा जाएगा. तो इसलिए वो कूद पड़ते हैं सर. तो इसलिए जो है स्टार्टअप्स का जो नंबर राइज हुआ है एमपी में, ये दो बहुत बड़ा मेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स जो चेंज लाया है. तो आई थिंक दिस विल कंटिन्यू टू ग्रो. इसमें कोई रोक नहीं सकता. एक ये क्रांति चल चुकी है सर, और मेरा मानना है इट इज़ वेरी गुड. बिकॉज आप समझे सर, गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन है जॉब क्रिएशन के लिए. तो मोदी जी ने सोचा कि मैं तो जॉब क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकता हूँ जो जॉब को क्या करेगा, क्रिएट करेगा. इसलिए हर घर एक एंटरप्रेन्योर, वो योजना आ जाएगी, हर घर एंटरप्रेन्योर. वो हो जाएगी, जैसे होने वाले हैं. डेफिनेटली. जिससे जॉब क्रिएशन एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें आप गवर्नमेंट को मेहनत नहीं करना पड़ेगा. वी से दैट मोदी है तो मुमकिन है. हाँ बराबर. तो मोदी जी है तो मुमकिन है. श्योर. तो मेक इन इंडिया हो, वोकल फॉर लोकल हो, ये जितने भी स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, दीज आर ऑल गिविंग डायरेक्शंस कि आज की डेट में भाई आप तो आ जा, कूद जा और जॉब क्रिएट कर, मल्टीप्लाई कर और भारत को विकसित बनाए 2047 तक. आई थिंक यूथ के भरोसे ही बैठा है. देखिए मेरा ऐसा मानना है, जो दौड़ सकता है दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे. लेकिन अपने कर्तव्य के निर्वहन जरूर करें, है ना. ये वसुंधरा है पुकारती, ये देश पुकारता माँ भारती है. आपका इंतजार कर रही है आज के देश के युवा का. Thank you so much, sir. So guys, this is CS Naveen Khandelwal. Thank you so much for coming on the podcast, sir. Thank you so very much.